हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। क्लास 10 से स्टार्ट करते हैं। आज क्लैश कोर्स लाते हैं आपका लेसन नंबर 3 का। इसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। क्या नाम है? डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? लोकतंत्र में विविधता। क्या कहते हैं? एक मिनट, लोकतंत्र में विविधता कहते हैं। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। ये क्रैश कोर्स है, पहले भी करा चुका है मैंने आपको। आज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कहानी से, स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। दो लोग थे, एक का नाम था टॉमी स्मिथ और दूसरे का नाम था जॉन्स कार्डोस। क्या नाम था? टॉमी स्मिथ एंड जॉन्स कार्डोस, जो कि मैक्सिको 1968 में ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। मैक्सिको में ओलंपिक्स हुए थे 1968 में, लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें करते 200 मीटर रेस के लिए, और एक फर्स्ट आता है और दूसरा थर्ड आता है। एक व्यक्ति था जो फर्स्ट आता है और दूसरा जो था वो थर्ड आता है। और जब उन्हें मेडल्स दिए जा रहे थे तो उन्होंने शूज नहीं पहने, जूते पहने नहीं हुए, और उनका एक हवा में ऊपर था, क्या सर नीचे था, और जो सर नीचे किया हुआ था। ठीक है, यह उन्होंने इसलिए किया था जो अमेरिका में हो रहा था, ब्लैक्स पर अत्याचार, काले लोगों पर अत्याचार जो हो रहा था, उसके लिए किया था। जूते ना पहनना उन लोगों की गरीबी को दिखाता था, और काले ग्लव्स पहनना, ब्लैक कलर ग्लव्स पहने होते हाथ में और सिर नीचे था, वो पहनना, मुट्ठी बंद करना ब्लैक लोगों की यूनिटी या एकता को रिप्रेजेंट करता था। और यह दोनों खुद भी ब्लैक थे, यानी इनका धर्म जो था वो क्या था? ब्लैक था। और यह लड़ाई थी फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसके लिए थी फाइट अगेंस्ट रेशियल, यानी जो रंग के ऊपर भेदभाव किया जा रहा है उसके लिए लड़ाई थी यूएस में। यानी ब्लैक्स चाहते थे कि उन्हें भी वाइट लोगों की तरह इक्वली ट्रीट किया जाए। यह लड़ाई स्लेवरी के खिलाफ थी, और इस लड़ाई को नॉर्मन, जो सेकेंड पोजीशन पर आया था ओलंपिक में, एक फर्स्ट आया था, थर्ड आया था, सेकेंड पोजीशन में नॉर्मन आया था। उसने ओलंपिक में जो ऑस्ट्रेलिया का था, जो व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया का था, ठीक है, उसने भी सपोर्ट किया, और अपना सपोर्ट एक ह्यूमन राइट वाला बैच पहनकर किया। एक बैच था ह्यूमन राइट वाला, उसने वो पहन के किया था। उसके बाद उन दोनों ब्लैक्स, जो ब्लैक लोग था, उनका ओलंपिक मेडल वापस ले लिया गया, और नॉर्मन को ऑस्ट्रेलिया ने अलग अगले ओलंपिक में खेलने नहीं दिया। ठीक है, रोक लगा दी उसके खेलने। इसके बाद पूरे वर्ल्ड का अटेंशन यूएसए पर आ गया, और सब लोग यही डिस्कस करने लगे कि ये यूएसए में ब्लैक्स पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। तो ये कहानी थी। और अब यूएसए में ब्लैक और वाइट को इक्वली ट्रीट किया जाता है। उसके बाद है ऑरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस दो चरणों में आते हैं। फर्स्ट है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, जो हमारे स्किन का कलर है बेसिस पर या जेंडर पर के बेसिस पर। सेकंड, वी चूज अवर कम्युनिटी, मतलब हमारे जॉब पर भी पर को चूज करना, गॉड पर बिलीफ रखना या नहीं। तो इनसे हमारे सोसाइटी में डिफरेंसेस बन जाते हैं, और इन डिफरेंसेस से लोगों में कभी कभी एकता भी आती है, और कभी कभी दरार भी आ जाती है। नेक्स्ट ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग, सम सोशल डिफरेंसेस which overlap on other social differences leading to social differences।
द डिफरेंसेस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट became social division as black tends to be poor, homeless and discriminated. मतलब ओवरलैपिंग में हमारे सोशल डिफरेंसेस एक दूसरे के ग्रुप को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे सोसाइटी में लड़ाई होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए में ब्लैक और वाइट कम्युनिटी की बात करते हैं। ब्लैक और वाइट कम्युनिटी पर बहुत ब्लैक्स जो थे उन पर बहुत अत्याचार करते थे वाइट जो लोग थे, और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे सोसाइटी क्या हो उनकी बढ़ ना सके। ठीक है। सेकेंड है क्रॉस कटिंग। इफ सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट ईच अदर इट reduces the changes of social divisions. In Netherlands differences between Catholics and Protestants did not lead to social divisions as both were equally rich and poor. मतलब क्रॉस कटिंग में लोग अलग अलग ग्रुप में होते हैं, लेकिन एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते और इससे सोसाइटी डिवाइड नहीं होती है। जैसे नीदरलैंड में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट थे, वो दोनों अलग अलग थे, लेकिन वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। वो दोनों एक ही कम्युनिटी इक्वल थी, लेकिन सेम सिचुएशन नॉर्दर्न आइलैंड में हुई थी, जहाँ पर कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट थे, पर यहाँ सोसाइटी डिवाइड हो गई थी, क्योंकि इधर कैथोलिक्स जो थे वो गरीब थे और प्रोटेस्टेंट क्या थे वो अमीर थे। तो एक कहानी और सुनो, इसके बाद एक और कहानी फर्स्ट बार सुना दी, सेकेंड कहानी को। कहानी है नॉर्दर्न आइलैंड। यह यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है, और अभी आपको बताया था कि यहाँ की सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। एक था कैथोलिक्स और दूसरे जो गरीब थे, और प्रोटेस्टेंट जो अमीर थे। कैथोलिक्स की पॉपुलेशन जो थी 44% थी, और प्रोटेस्टेंट की पॉपुलेशन 53% थी इसके अंदर, नॉर्दर्न आइलैंड के अंदर। इसमें पॉलिटिक्स भी आ गई। कैथोलिक्स को रिप्रेजेंट कर रही थी नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी डिमांड थी उन्हें आयरलैंड के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर कैथोलिक्स रहते थे। और दूसरी ओर प्रोटेस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही थी यूनिटिस्ट पार्टी, जो कह रही थी कि यूके के साथ ही रहना चाहिए, और यूके में प्रोटेस्टेंट की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो यह लड़ाई 1998 में ख़त्म हुई, और इस लड़ाई में काफ़ी लोग मारे गए। जो नेशनलिस्ट पार्टी ने और यूके गवर्नमेंट ने एक पीस ट्रीटी पर साइन किया, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए, और आज नॉर्दर्न आइलैंड यूके का एक पार्ट है। फैक्टर्स कौन कौन से जो डिसाइड करते हैं आउटकम, फैक्टर्स दैट डिसाइड द आउटकम। फर्स्ट है हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी, यानी किसी भी देश की जनता अपने आप को कैसे देखती है। यानी हम लोग अपने को बदलना चाहिए, यानी सबकी सोचना चाहिए हम पहले इंडियन है यानी भारतीय हैं, उसके बाद हमें कोई दूसरा निर्णय लेना चाहिए। सेकंड है हाउ द लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रेज देयर डिमांड्स, यानी मान लो अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो हम लोग उसे सॉल्व करने के लिए मांग कैसे उठाते हैं। उस ग्रुप के लीडर या उस पार्टी के लीडर उसके ग्रुप की मांग कैसे रखते हैं, क्या उनकी मांगों से दूसरे को नुकसान तो नहीं होगा। ठीक है। थर्ड है हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट टू देयर डिमांड्स, यानी गवर्नमेंट मांग जो कर रहे हैं, डिमांड्स जो हैं, पर गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है। क्या गवर्नमेंट उनके ग्रुप लीडर से बात करके कोई हल निकालती है, सोल्यूशन निकालती है, या फिर मना कर सकती है। तो गवर्नमेंट को सोच समझकर उन्हें डिसीजन लेना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, तो यही तक समझता हूँ कि यही से नहीं इम्पोर्टेंट है। आपको होमवर्क ये दे रहा हूँ मैं, आपको रीडिंग करना है 2 चैप्टर दोबारा से। लेसन नंबर 3 रीडिंग, इसको दोबारा रीडिंग करो, पहले कर लिया होगा, दोबारा रीडिंग करने के बाद कोई परेशानी अगर आती है तो कमेंट करें, इससे मैं आपको उसको दोबारा समझाऊंगा। अब बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन ये है कि सर कौन से चैप्टर कटे हैं सिलेबस में, कौन से नहीं कटे हैं, उसका
अभी हमारे पास जो सिलेबस है वो नहीं आ पाया है, तो जो करा रहे हैं उसको तो आपके ये बेनिफिशियल है। ये जरूरी नहीं है कि ये चैप्टर कट गया तो आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि क्या है कि ये आपके फ्यूचर में इस्तेमाल होगा, अभी बाद में इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी 10th क्लास या 9th क्लास में आपको कोई चैप्टर कट गया तो मतलब ही नहीं। नॉलेज है, ठीक है, जनरल नॉलेज में आ जाए उसका है, कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होगा अपना है, क्योंकि पढ़ाई जो विद्या जो होती है वो कभी बेकार नहीं होती, कभी भी व्यर्थ नहीं है, ठीक है। तो आप रीडिंग कीजिए, चैप्टर कटा है नहीं कटा है वो बाद में बात है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको रीडिंग करना, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें कैसा लगा, तो टेक केयर, गुड बाय।